हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस सार स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ब्रिटिश काल के गवर्नर, गवर्नर जनरल व वायसराय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या जितने भी महत्वपूर्ण गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था? तो दोस्तों, आपको द्वैध शासन के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो द्वैध शासन के अंतर्गत दो प्रकार से काम चलता था, यानी जो शासन चलता था वो नवाबों के हाथ में था या राजाओं के हाथ में था। ठीक है, और उस राज्य में राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले, ये सारे चीज़ें जो थी वो कंपनी के हाथ में थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के हाथ में था। तो ये दो प्रणाली थी इसमें, जिसको द्वैध शासन कहा जाता था, यानी दो लोग राज कर रहे थे। ठीक है, तो बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो अक्सर इसका जो आंसर होता है वो केवल सन पूछता है, तो आपका आंसर होगा 1765 में हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। यहाँ पर मैंने डेट भी लिखी हुई है, 12 अगस्त और 16 अगस्त। ये दोनों ही जो हैं, इन दोनों डेटों पर इलाहाबाद की संधि के नाम से संधियाँ की गई थी। अच्छा, जो इलाहाबाद की संधि है ये बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला दोनों की जो संयुक्त सेना थी इसको हराया था। ठीक है, तो इसी युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि की गई थी। ठीक है, तो आपको ये मालूम पड़ गया कि इलाहाबाद की संधि क्यों हुई थी। अच्छा, 12 अगस्त 1765, दोस्तों 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि की गई थी। ठीक है, तो पहली संधि से मतलब है कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 12 अगस्त 1765 को संधि की थी इलाहाबाद में, तो उसको इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। ठीक है, ये पहली संधि थी, और इलाहाबाद में ही उसके ठीक 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को भाई इनकी दो लोगों की संयुक्त सेना ने युद्ध किया था बक्सर में। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 में। ठीक है, तो दो लोगों की संयुक्त सेना थी, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। तो 12 अगस्त को तो इन्होंने जो है कर लिया मुगल सम्राट के साथ संधि। ठीक है, तो इलाहाबाद की पहली संधि करी इन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 12 अगस्त 1765 को पहली संधि करी इलाहाबाद की। उसके बाद इन्होंने 16 अगस्त को जो है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की दूसरी संधि करी। तो ये दोनों तारीखें आपको पता होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। ठीक है, आपसे एग्जाम में जब भी पूछा गया है ये प्रश्न तो केवल सन पूछा गया है कि किस सन में ये संधि हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1765 में। ठीक है, लेकिन आपको ये अलग अलग डेट पता होनी चाहिए। कभी पूछ सकता है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ किस तारीख में संधि हुई। ठीक है, कब संधि की गई इलाहाबाद की, तो आपको मालूम होना चाहिए 12 अगस्त आपका आंसर होगा। और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। ये बंगाल के पहले गवर्नर भी थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं,
बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा कहा जाने लगा? तो दोस्तों, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का ही गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया उसमें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्या कहा गया? 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो उसमें यह कहा गया कि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो जब बंगाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस टाइम पे जो गवर्नर थे वही बंगाल के अंतिम गवर्नर कहलाए। ठीक है, तो वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल में द्वैध शासन को किसने खत्म किया? ठीक है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि बंगाल में द्वैध शासन लगाया किसने था? बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न कर रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन किसने खत्म किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन खत्म किया गया था 1772 में। कब खत्म किया गया? 1772 में। 1772 के टाइम बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो उसी ने जो है बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछा जाएगा तो भी आपका आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, क्योंकि जब ये वहाँ के गवर्नर थे तो 1773 में इन्होंने 1772 में क्या किया? द्वैध शासन खत्म किया। ठीक है, और 1773 में जब ये गवर्नर थे बंगाल के तभी रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। उस समय ये गवर्नर थे बंगाल के, इन्हीं को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल घोषित किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न देखते हैं, 1782 में बनारस में संस्कृत विद्यालय किसने बनवाया? दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं बंगाल के गवर्नर जनरल से संबंधित। ठीक है, तो पहला जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हुए जिन्होंने इतिहास में ऐसे काम किए हैं जिससे भारत के सामाजिक व्यवस्था पर कुछ प्रभाव पड़ा है या जिसका असर हुआ है भारत की सामाजिक व्यवस्था पर, तो उन प्रश्नों को हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 1782 में बनारस में संस्कृत विद्यालय किसने बनवाया था? तो 1782 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। उनके समय में, उनके शासनकाल में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय बनवाया था। किसने बनवाया था? जोनाथन डंकन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जोनाथन डंकन ने 1782 में संस्कृत विद्यालय बनवाया। कहाँ बनवाया दोस्तों? बनारस में बनवाया। ठीक है, अच्छा, इन्होंने कलकत्ता में, किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। जब बंगाल के गवर्नर जनरल थे तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए पहला मदरसा बनवाया था। ठीक है, तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कलकत्ता में पहला मदरसा कब बनवाया गया? 1781 में। और किसने बनवाया था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं, गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों, गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विलियम विल्किंस। ये प्रश्न यहाँ पर इसलिए रखा गया है क्योंकि गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने आश्रय दिया था। ठीक है, इनको आश्रय किसने दिया था? विलियम विल्किंस को वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, ये वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनसे संबंधित प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर इसको रखा गया है। और दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो आपका आंसर होगा विलियम विल्किंस। अगला प्रश्न देखते हैं, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि बंगाल
द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। प्रश्न ये भी पूछा गया है कि कब की गई थी, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी, विलियम जोन्स ने। आपका आंसर इसका सही है ऑप्शन नंबर 4, विलियम जोन्स। अब बात करते हैं कि कब की गई स्थापना इसकी। तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में की थी दोस्तों। कब की थी, 1784 में। ठीक है, आपको ये सन भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ये प्रश्न जो है उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई कलकत्ता में, तो ये स्थापना की गई थी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया दोस्तों, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो उसमें दो बातें थीं। पहली थी कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। ठीक है, और इसके अलावा एक पॉइंट और भी था उसमें कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किया जाएगा जिसमें 4 सदस्य होंगे। ठीक है, तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1774 में की गई दोस्तों। लेकिन किसकी वजह से की गई, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1774। ठीक है, तो 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई कलकत्ता में। उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों, सर एलिजा इम्पे। ये भी आपको याद रखना है, 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला समाचार पत्र कब छपा था दोस्तों। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एग्जाम के दृष्टि से आज जो लेखपाल का एग्जाम होना है या यूपी SSSC के जो भी एग्जाम होने हैं उसमें एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का पहला समाचार पत्र कब छपा था, 1780 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र, जिसका नाम क्या था, द बंगाल गजट। द बंगाल गजट जो था वो भारत का पहला समाचार पत्र था जो 1780 में छपा था दोस्तों। ठीक है, अच्छा, इसका प्रकाशन किसने किया, तो द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। ठीक है, किसने किया इसका प्रकाशन, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सलबाई की संधि और मंगलौर की संधि के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, दो संधियों की बात चल रही है, सलबाई की संधि और मंगलौर की संधि। तो पहले इन संधियों के बारे में जान लेते हैं। सलबाई की संधि कब की गई थी, 1775 से लेके दोस्तों 1775 से लेके 1782 तक पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। यानी ये जो ड्यूरेशन बताई जा रही है 1775 से लेके 1782, इसके बीच में अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में पहला युद्ध हुआ। ठीक है, उस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी, उस समाप्ति में सलबाई की संधि की गई थी। पहले आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए सलबाई की संधि की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन यही पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि सलबाई की संधि किन लोगों के बीच हुई थी, तो आपका आंसर होगा अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में। और ये पहला आंग्ल मराठा युद्ध था, 1775 से लेकर 1782 तक चला था। उसको समाप्त करने के लिए सलबाई की संधि हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं मंगलौर की संधि की। तो मंगलौर की संधि जो हुई थी, इसके द्वारा कौन सा युद्ध समाप्त हुआ, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो समाप्त किया गया मंगलौर की संधि के द्वारा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इन दोनों संधियों के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो इन दोनों संधियों के समय, सलबाई की संधि और मंगलौर की संधि, इसके समय में किसके समय में हुई थी, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था जब सलबाई की संधि और मंगलौर की संधि की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया। दोस्तों,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में लाया गया। ठीक है, कब लाया गया? 1784 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इसमें क्या किया गया था कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन कुछ अधिकार कंपनी से वापस ले लिए गए थे। ठीक है, तो इसमें 1784 में कब क्या आया? पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, और इसी एक्ट के आने के विरोध में, क्योंकि कुछ अधिकार कंपनी से वापस ले लिए गए, तो जो बंगाल के उस समय के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, वो उन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है, और इसके विरोध में, पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में, वो इस्तीफा देकर 1785 में इंग्लैंड पहुंच गए। ठीक है दोस्तों, 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट और इसका विरोध में वारेन हेस्टिंग्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 1785 में इंग्लैंड चले गए। वहाँ पर एक बर्क नाम के व्यक्ति जो थे उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया, लेकिन बाद में वो वारेन हेस्टिंग्स जो थे आरोपों से फ्री हो गए थे। ये आपको जानकारी प्रोवाइड दे रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगर ये पूछे आपसे कि पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में किसने इस्तीफा दिया, तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। कब दिया? 1785 में। अगला प्रश्न देखते हैं। शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित संहिता का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो सारे वारेन हेस्टिंग्स जब बंगाल के गवर्नर जनरल थे उस टाइम की बात हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग इस प्रश्न से आ जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, यानी जब बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे तब क्या क्या घटित हुई घटनाएं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अब। तो दोस्तों, इस शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित संहिता यानी कोई नियम कानून या कोड, ठीक है, तो उसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ये कब हुआ? 1793 1793 1793 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया गया। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस कोड कह लीजिए या कॉर्नवालिस संहिता कह लीजिए आप, बात एक ही है। ठीक है, इसमें क्या था? ये किस पे बेस था? शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त किसने व कब लागू किया? दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो स्थायी बंदोबस्त किसने व कब लागू किया? स्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। ठीक है, अब जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया इसमें क्या प्रबंध किए गए कि किसानों और कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और किसानों के बीच जमींदार थे। ठीक है, तो ये व्यवस्था की गई कि जमींदार जो है जितना भी भू राजस्व वसूलेगा उसका 90% भाग जो है, कितना? 90% भाग या 10/11 भाग। ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों संख्याएं जो हैं ये पूछी जाती हैं एग्जाम में। कभी जब परसेंटेज में पूछेगा आपसे तो 90% पूछेगा, और जब 10/11 की बात आएगी तो वो ऐसे पूछेगा आपसे। तो जमींदार जो थे वो 90% भाग वसूले गए भू राजस्व का कंपनी को देते थे। ठीक है, यानी कंपनी के पास पूरे भू राजस्व का जो वसूली होती थी उसका 90% भाग या 10/11 भाग। ठीक है, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं। ये कंपनी के पास आता था। ठीक है, और जो जमींदार थे उनको केवल 10% भाग मिलता था या 1/11 भाग। कितना? 10% या 1/11 भाग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार जो भू राजस्व वसूलता था उसका 90% भाग वो कंपनी को देता था और 10% भाग जो था वो अपने पास रखता था। ये था स्थायी बंदोबस्त, 1793 में लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है?
तो भारत में नागरिक सेवा का जनक कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपको यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना भी की थी। क्या किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक भी कहते हैं और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की थी भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस व टीपू सुल्तान के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस व टीपू सुल्तान के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस व टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी और इस संधि के साथ ही यानी श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध जो तीसरे नंबर का था वो समाप्त हुआ था। यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था और ये संधि हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस व टीपू सुल्तान के बीच में। दोस्तों, एक पॉइंट और डिस्कस करना है आपके साथ, जो स्थायी बंदोबस्त था। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा स्थायी बंदोबस्त के बारे में। तो स्थायी बंदोबस्त की जो योजना बनाई गई थी कि इतना भाग जमींदारों को मिलेगा, इतना भाग कंपनी को मिलेगा, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा अभी। तो वो जो योजना बनाई थी वो किसने बनाई थी? जॉन शोर ने। ठीक है, सर जॉन शोर जो थे उन्होंने इसकी योजना बनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, खारदा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो खारदा का युद्ध हुआ था मराठों व निजाम के बीच। किसके बीच? मराठों व निजाम के मध्य हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, खारदा का युद्ध हुआ था मराठों व निजाम के बीच और उस टाइम पर जो थे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? सर जॉन शोर। अब इसके पहले जो प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल थे उस टाइम की बात चल रही थी। अब इस टाइम खारदा का युद्ध जब हुआ तो उस टाइम पर बंगाल का गवर्नर जनरल सर जॉन शोर थे। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि खारदा का युद्ध जब हुआ तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तब आपका आंसर होगा सर जॉन शोर। ठीक है, और खारदा का युद्ध किसके बीच हुआ? मराठों व निजामों के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? दोस्तों, अब इस प्रश्न से हम लोग आ गए हैं लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में, जिस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। अब हम लोग उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों, सहायक संधि जो पद्धति थी उसकी शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेजली ने। बंगाल का गवर्नर जनरल जब लॉर्ड वेलेजली थे तब सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत हुई थी और इस सहायक संधि के द्वारा जो राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आया वो था पहला राज्य हैदराबाद। ठीक है, अब जो है जब सहायक संधि जो है उसके बारे में एक फैक्ट और बताना है कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली यानी लॉर्ड वेलेजली से पहले एक फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, उन्होंने किया था। यानी लॉर्ड वेलेजली पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने भारत में सहायक संधि पद्धति की शुरुआत की है। इसके पहले भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इसका प्रयोग भारत में किया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। और उस टाइम पर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। उस टाइम पर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न देखते हैं, टीपू सुल्तान किस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए? तो दोस्तों, जिस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था उसी दौरान चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और वो कब हुआ? 1799 में, 1799। ये सन आपको याद रखना है कि 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अच्छा, टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली, ये भी आपको याद रखना है।
तो इस प्रश्न का देखते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो 1799 में हुआ था। ठीक है, उस टाइम पर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों और मराठा पेशवा बाजीराव के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो दोस्तों, अंग्रेजों और मराठों के पेशवा बाजीराव जो थे, उनके बीच एक संधि हुई थी जिसका नाम है बसीन की संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बसीन की संधि जो थी वो अंग्रेजों और मराठा पेशवा बाजीराव के मध्य हुई थी। ठीक है, और ये था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, उसकी समाप्ति हुई थी सलवाई की संधि के द्वारा। उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, और जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, उस टाइम पर बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली, और मराठा के पेशवा कौन थे? मराठा पेशवा थे बाजीराव, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में। और इस युद्ध जो समाप्त हुआ वो समाप्त हुआ बसीन की संधि के द्वारा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल का शेर किसको कहा जाता था? दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली खुद को बंगाल का शेर कहलाना पसंद करते थे। वो खुद को भी बंगाल का शेर कहा करते थे। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। बंगाल का शेर किसको कहा जाता था? लॉर्ड वेलेजली को। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखते हैं। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ 1806 में। उस टाइम पर बंगाल के गवर्नर जनरल थे सर जॉर्ज वारलो। कौन थे बंगाल के गवर्नर जनरल? सर जॉर्ज वारलो। जिस टाइम पर वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ 1806 में, तो उस टाइम पर बंगाल के गवर्नर जनरल थे सर जॉर्ज वारलो। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमृतसर की संधि। दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमृतसर की संधि में कौन शामिल था? तो अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुई? महाराणा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो प्रथम। महाराणा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो प्रथम के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। और ये संधि किस समय हुई? 1809 में। दोस्तों, ये संधि कब हुई? 1809 में। अमृतसर की संधि 1809 में महाराणा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो प्रथम के बीच में हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। दोस्तों, जिस टाइम पर अमृतसर की संधि हुई उस टाइम पर बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो प्रथम। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब होता है किसान, इसीलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो किसानों से संबंधित थी। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी 1820 में। कब की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत? 1820 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। उस टाइम पर बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स कहा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। ये 1820 में की बात चल रही है। 1820 में टॉमस मुनरो, जो कि मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थे, ठीक है, उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करी थी। अब आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई? तो दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई मद्रास में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने 1820 में मद्रास के 12 महल में, कहाँ पर? 12 महल। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, 12 महल। ठीक है, मद्रास के 12 महल में
इसको लागू किया सबसे पहले? किसने लागू किया? मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने 1820 में। ठीक है। अच्छा, रैयत वाली व्यवस्था था क्या? अभी हम लोगों ने इसके पहले जो प्रश्न पढ़ा है कि स्थायी बंदोबस्त, जो कि भू राजस्व से संबंधित था, जो किसने लागू किया था? बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, 1793 में। और अब हम लोग बात कर रहे हैं रैयत वाली व्यवस्था की, जो लागू किया मद्रास के तत्कालीन गवर्नर ने। ठीक है, जो टॉमस मुनरो थे। अब रैयत वाली व्यवस्था में क्या व्यवस्था की गई भाई कि जमींदार जो थे, जिनकी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त में की गई थी, ठीक है, तो उनको हटा दिया गया किसानों और कंपनी के बीच से। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो किसान थे, अब उनमें सीधा संवाद होने लगा था। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी वाले पहले क्या था कि जमींदारों को बताते थे कितना कर वसूलना है, या जमींदारों की व्यवस्था थी उसमें। अब रैयत वाली व्यवस्था में क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी और किसानों के बीच में कोई बंदा नहीं रहेगा। तो इसको जो है रैयत वाली व्यवस्था कहा गया। यानी कंपनी तय करती थी कि किसान कितना भू राजस्व देंगे, और किसान सीधे सीधे कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को ही भू राजस्व दिया करते थे। ठीक है, बीच से जमींदार गायब हो गए थे। तो रैयत वाली व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई? मद्रास के 12 महल में। कब स्टार्ट किया गया इसको? 1820 में। किसने किया था? मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने। ठीक है, और उस टाइम पर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संगोली की संधि कब हुई थी? दोस्तों, संगोली की संधि एक दो बार एग्जाम में पूछी गई है, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब पहला आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, कब हुआ था? 1816 में। तो पहला आंग्ल नेपाल युद्ध 1816 ईस्वी में हुआ। उसको जब समाप्त किया गया तो वो समाप्त हुआ था संगोली की संधि के द्वारा। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर 2, 1816। 1816 में पहला आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत संगोली की संधि के द्वारा हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1816। अगला प्रश्न देखते हैं, टेनेंसी एक्ट कहाँ लागू किया गया था? दोस्तों, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो टेनेंसी एक्ट कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में लागू किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बंगाल। दोस्तों, टेनेंसी एक्ट को ही काश्तकारी अधिनियम कहा जाता है। एग्जाम में कहीं कहीं टेनेंसी एक्ट पूछता है और कहीं कहीं ये पूछता है कि काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया या कहाँ लागू किया गया। तो आप ये दोनों ही चीज़ें सेम हैं, यानी टेनेंसी एक्ट को ही काश्तकारी अधिनियम कहा जाता है। दोस्तों, टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम 1822 में लागू किया गया। उस टाइम पर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया बंगाल में। अगला जो है, अच्छा दोस्तों, है क्या कि लॉर्ड हेस्टिंग्स जब बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उस टाइम पर तीसरा मराठा और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ, यानी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स जब बंगाल के गवर्नर जनरल थे तब हुआ। और इन्हीं ने पिंडारियों का दमन भी किया था। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही पिंडारियों का दमन किया। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पिंडारियों का दमन किसने किया? तो आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, तो दोस्तों अपना ये वीडियो ख़त्म होता है। जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनके बारे में। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला पार्ट था। हम लोग वीडियो डिस्कस कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित प्रश्नों के बारे में। पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया इस वीडियो में बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के जो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अभी तक हम जो है बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, अब उन्हीं को आगे चल के भारत के गवर्नर जनरल कहा गया। वो किस एक्ट के तहत कहा गया और वो कौन कौन से बने और क्या क्या इंपॉर्टेंट उन्होंने काम किए, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में बात करेंगे। ठीक है,
तो अगर आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, जो हमने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए वो आपको आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल लगे हों, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल GSR स्टडी को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।